Uh, Today we are going to talk. Uh, Today we are going to talk about clinical examination dog. हम जब पेट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं डॉग या कैट की, तो उसके लिए हमें कौन से इक्विपमेंट डिवाइसेस चाहिए टू परफॉर्म दिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मैं हूँ डॉक्टर अलाबख्श कशीवाल, मैं प्रोफेसर और चेयरमैन रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का। और आज जो हम इस टॉक में बात करेंगे वो वेटनरी क्लिनिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर कशीवाल पेट क्लिनिक एंड सर्जरी सेंटर ऑफर कर रहा है। और मैं वेटनरी फिजिशियन और सर्जन हूँ और 36 इयर्स मेरा जो है एक्सपीरियंस है टीचिंग, रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस का। मेरे पास इस वक्त 2 क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हैं, एक कासमाबाद में पकोड़ा चौक पे और दूसरा टंडोजाम में। तो दोनों को सुबह को मैं टंडोजाम वाली क्लिनिक पे बैठता हूँ और शाम को मैं कासमाबाद वाली क्लिनिक पे बैठता हूँ। इसमें मैं ये जो प्रोग्राम है दैट्स वेटनरी क्लिनिकल एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी मैंने इन्हीं क्लिनिक को यूज़ करते हुए हैंड ऑन प्रैक्टिस या ट्रेनिंग देता हूँ, क्लिनिकल स्किल्स देता हूँ और एडवांस वेटनरी प्रैक्टिस जो है ना करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। और ये प्रैक्टिकल लर्निंग विद एक्सपर्ट गाइडेंस मैंने स्टार्ट किए टू बिल्ड द गैप बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द प्रैक्टिकल नीड। हमारे यहाँ वेटनरी प्रैक्टिस में स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस हो, लार्ज एनिमल प्रैक्टिस हो, तो हमें कौन कौन सी डिवाइसेस, इक्विपमेंट और क्या गैप है इन बिटवीन दी एजुकेशन और वेटनरी प्रैक्टिस के, उसको फाइंड आउट करना और उसके बाद उसको जो गैप है उसको मिनिमाइज करना, ये मेरा वेटनरी क्लिनिकल एजुकेशन प्रोग्राम का मकसद है। तो मैं मोस्टली सर्जरी सिखाता हूँ, डायग्नोस्टिक स्किल्स में इम्प्रूव करवाता हूँ और रिसर्च ओरिएंटेड काम करवाता हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिसमें रिसर्च राइटिंग है या रिसर्च लैब रिसर्च है, लैब एनिमल रिसर्च है, या फिर हम स्टेम सेल थेरेपी या हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे काम करवाते हैं। तो लर्निंग बेसिकली इज आवर गोल, और हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं that may have to heal the animals. So the basic goal is to produce the better veterinarian for a better tomorrow. तो पहले हम आते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको सिग्नलमेंट भी बोलते हैं, या हिस्ट्री टेकिंग। ये हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल लेते हैं, जिसमें एनिमल कौन सा है, स्पीशीज कौन सी है, ब्रीड कौन सी है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ये हम अपनी जो डॉग या एनिमल का प्रोफाइल उस पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर हम रिप्रोडक्टिव स्टेटस, ये प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, ईस्ट्रस में है या प्री मैच्योर है, मैच्योर है, ये हम जो है वो नोट करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे हम डबल चेक रखते हैं फॉर क्लाइंट रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। जैसे सेक्स ऑफ एज के बारे में ओनर अमूमन गलत इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो मोस्टली अननोन होता है अबाउट दो थिंग्स, और इवन ब्रीड और जो स्पीशी के बारे में भी उसे कम ही मालूम होता है। तो दोज पीपल्स हु हैव द गुड इंफॉर्मेशन दे विल आस्क यू, वो तो हमसे पूछते हैं, लेकिन मोस्टली जो नए लोग डॉग और कैट्स को पालते हैं तो उसके पास इंफॉर्मेशन माइंड में यही होती है कि वेदर द पर्सन हैज गिवन मी डॉग और कैट, तो उसने मुझे कहा था कि फीमेल है, फीमेल समझ के रख लिया, डॉग को मेल करके दे दिया तो मेल करके रख लिया।
So this always we have to judge that one and to inform the owner as well and to confirm him and to inform the owner. एनवायरनमेंट हम पूछते हैं कि कौन सी एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, डाइट क्या खिला रहे हो, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि कभी बीमार तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो क्या स्टेटस है, आप करवाते हो नहीं करवाते हो, डी मेडिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, क्या आपने कभी दवाई वगैरह करवाई है कि नहीं करवाई है, और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री भी लेते हैं कि अगर उन्होंने बच्चे दिए हैं तो कितने दिए हैं, और इसके अलावा हम हिस्ट्री और कंप्लेन जो है ना वो जो क्लाइंट है उससे लेते हैं। हम जर्नल अपीयरेंस को इनिशियली जो है ना ऑब्जर्वेशन के साथ, जैसे वाइटल साइंस हैं, बॉडी वेट देखते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, फिर हम हार्ट रेट लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं, और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन जो सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन अपना हेड टू टेल वो परफॉर्म करते हैं या हेड टू टो करना चाहिए। तो हमारे पास मोस्टली एक प्रोफाइल रखने का तरीक़ेकार है कि हम जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन चेकअप करते हैं तो नाम लिखते हैं, ओनर एनिमल का, डॉग का, कोई ना कोई कैट का नाम रखा हुआ होता है, फिर ओनर का नाम लेते हैं, फिर हम डाइट क्या खिला रहे हो, और फिर फीकल एग्जामिनेशन करते हैं या हार्ट पम्प्स वगैरह जो है ना हम चेक करते हैं। जनरल अपीयरेंस में देखते हैं कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। हम स्किन का जो है एग्जामिनेशन देते हैं जिसमें लिखते हैं कि स्किन में कोई स्क्रैच, इंजरी या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट्स वगैरह हैं कि नहीं है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। मस्कुलोस्केलेटल जो है ना देखते हैं, द पोस्चर, द बिहेवियर, द मूवमेंट ऑफ द डॉग, और फिर हम मस्कुलोस्केलेटल को नॉर्मल या एबनॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। फिर रेस्पिरेटरी, दी रेस्पिरेशन एज सबको पता है कि रेस्पिरेशन माइट बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, देयर माइट बी obstructive disease or a restrictive disease of the lungs that can be diagnosed by observation or by using a stethoscope. बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, हार्ट रेट लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं और वेट लेते हैं, ये हम रिकॉर्ड पे रखते हैं। फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल या एबनॉर्मल कैटेगरी में लेते हैं, ईयर्स को नॉर्मल या एबनॉर्मल कैटेगरी में लिखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल कोई डिटेक्ट होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और कार्ड पे उसे मेंशन करते हैं। न्यूरल सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो दैट हैज टू बी नोटेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल, लेकिन डिटेल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले ये कार्ड पे जैसे ही आप कार्ड खोलो तो आपको पता हो कि ये जो जानवर मेरे पास दोबारा आया है तो पहले उसको कौन से सिस्टम में एबनॉर्मलिटी थी। डेंटल देखते हैं कि नॉर्मल है माउथ में स्ट्रक्चर, म्यूकस मेम्ब्रेन हुई, टंग हुई, या फिर जो है ना टीथ तो है। आइज देखते हैं नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, लिम्फ नोड्स देखते हैं नॉर्मल है एबनॉर्मल है, और सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मल या एबनॉर्मल कैटेगरी में देखते हैं। ये जब भी आप कार्ड ऐसे बना के रखोगे ऑफ द पेशेंट तो दैट इज इजी टू मेमोराइज द पेशेंट, और आप पेशेंट को बता सकते हैं कि पहले भी आप आए थे और आपको ये प्रॉब्लम थी। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर ऑलवेज व्हेनेवर यू एंटर द नेम automatically all the details are being carried out on a software, it will be come out, even जो आपने ट्रीटमेंट की है, वैक्सीनेशन की है, तो वो सारी की सारी निकल आती है। ये चार्ट है बॉडी टेम्परेचर का, मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और उसमें बॉडी टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए मैं आपको जो है ना बफेलो है, डेयरी काउ है तो मोस्टली 101 से 102 फारेनहाइट जो है ना टेम्परेचर होता है, गोट और शीप है तो उसमें 102 103 जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और पिग में जो है 102 जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। चिकन में मोस्टली इट वेरीड फ्रॉम दी 106 टू 108, तो मोस्टली चिकन का जो है थर्मामीटर से टेम्परेचर नहीं लेते, बिकॉज वी आर नोइंग दैट द थर्मामीटर इज टेलिंग अस द टेम्परेचर व्हिच इज इन द नॉर्मल रेंज। तो कैमल का जो है दैट माइट बी 99 to 101,
cat and dog 101 to 102, the elephant that might be a 99, mare 99 to 100, rabbits 103 and male 98.4. तो रेस्पायरेटरी रेट ये मोस्टली बफेलो में 15 to 20 होता है, काऊ में भी 20 to 25 होता है, गोट और शीप में भी 12 to 30 होता है और पिग में 10 to 16 होता है, चिकन में 12 to 28 होता है, कैमल में 5 to 12 होता है, कैट एंड डॉग में 10 से 22 तक होता है और एलिफेंट में 10 से 15 तक होता है, मेयर में 8 से 12 तक होता है, मेन में 10 से 25 तक होता है. तो मोस्टली दिस रेस्पायरेटरी रेट in the dog and cat varies because of the handling. बफेलो में 40 से 50 होता है, डेयरी काउ में भी 50 से 60 होता है, शीप एंड गोट में 70 to 90 होता है, हार्ट रेट और पिग में 70 to 80 होता है, चिकन में 128 to 140 होता है, कैमल में 32 to 50 होता है और कैट एंड डॉग में that might be the variation 70 to 100 होता है और 100 to 130 होता है कैट में. मोस्टली द एलिफेंट 22 to 35 और मेयर में 38 to 45 और मेन में 60 to 90. अच्छा, ये वेरिएशन जो मैं बता रहा हूँ, ये दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसकी वजह ये है कि डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट ब्रीड्स हैव अ डिफरेंट एक्चुअली टेम्परेचर, respiratory rate or body temperature. So it must be recorded so that you may have to एवरेज निकालने में आपको आसानी हो और वो आपके पास जो है रिकॉर्डेड रहे. तो हम जब सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को चेक करेंगे, यूरोजेनिकल सिस्टम को चेक करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम को चेक करेंगे और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को चेक करेंगे, नर्वस सिस्टम को, स्किन को और हेड टू नेक जो है ना हम ये चेकअप करेंगे. जनरल प्रिंसिपल यही है कि आप जैसे वो पियानो सीखते हैं ना, कोई भी स्किल सीखते हैं ना, तो क्या करते हैं कि आप यू हैव टू प्ले and you have to practice and practice and practice. Likewise, you have to, whenever you are practicing in a small animal or large animal practice, you have to improve by a practice. तो इसलिए always do it in the same way. For example, tip to tail जो है ना एग्जामिनेशन आप रूटीन में किया करें, चाहे आपको सब पता हो, चाहे कंप्लेन भी पता हो, हिस्ट्री भी पता हो, चाहे आपको कंफर्म हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एनिमल, बट यू शुड हैव टू कीप द रिकॉर्ड विद यू. और इसका जो एग्जामिनेशन है वो सिस्टम वाइज करें, हेड टू टेल चले जाएं और ये आप बार बार हर जानवर पे किया करें. द ऑर्डर डजंट मैटर बट द कंसिस्टेंसी डज. आप भले ऑर्डर टेल टू माउथ चले जाएं, माउथ टू टेल चले जाएं, कभी कभार ओनर की कंप्लेन पे हम वहां से स्टार्ट लेते हैं जहां से वो कंप्लेन स्टार्ट करता है. अगर वो कहता है कि ऑर्डर में प्रॉब्लम है तो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, बट डजंट मैटर, बट यू हैव टू डू इट फ्रॉम हेड टू टेल और टेल टू हेड, और जहां से भी आप स्टार्ट करें लेकिन कंप्लीट हो. यू वोंट फॉरगेट द थिंग्स इफ यू ऑलवेज डू इट द सेम वे. अगर आप रोजाना इसी तरह से करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि मैंने इसका जो है ना रिकॉर्ड या इसका जो मैंने डेटा लेना था वो रह गया है या डेटा मैंने प्रॉपरली नहीं लिया. आपकी आदत बन जाएगी टू रूटीनली चेक द हिस्ट्री, चेक द कंप्लेन एंड टू एग्जामिन द एनिमल फ्रॉम हेड टू टेल. द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर मोर, ये जो जानवर का लेफ्ट और राइट साइड है वो इक्वल होना चाहिए. There might be the difference because of the abnormality or due to any problem. तो इसलिए ये लेफ्ट और राइट का जो एक पैरेलल जो डायग्नोसिस है उसमें ये देखना है कि अगर लेफ्ट पे कोई एबनॉर्मलिटी है तो राइट पे भी है कि नहीं है. तो बायलेटरल जो है ना अगर है तो दैट माइट नॉट बी द एबनॉर्मलिटी, वो कोई कंजेनाइटल या फिर हो सकता है कि ब्रीड जो है ना स्पीशीज वेरिएशन की वजह से वो स्ट्रक्चर हो. फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इंश्योर करें अपनी सेफ्टी और एनिमल को रिस्ट्रेन करें, बिकॉज ये जो है रिस्ट्रेनिंग ऑफ द एनिमल शुडंट बी अवॉइडेड बिकॉज द एनिमल बिहेवियर जो ओनर बताते हैं जरूरी नहीं है कि वो रियल में हो, क्योंकि वो आपके साथ भी उसी बिहेवियर के साथ
एनिमल बिहेव करे, ओनर को सही ओनर से कोऑपरेट करता है, ओनर को नहीं काटता और उसके वो जो है ना स्मूथली हैंडलिंग करने देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी करने देता। तो आप मजल इस्तेमाल करें और उसके बाद असेस करें लोकोमोशन ऑफ दी एनिमल बाय वॉकिंग, अलो करें एनिमल को कि वो आग करे, जिससे ये पता चलेगा कि एनिमल में कोई लेमनेस तो नहीं है। अच्छा, असेस करें मेंटेशन, जैसे कि एनिमल अलर्ट है, डिप्रेस्ड है या फिर रिस्पॉन्डिंग नॉर्मलिटी जो है ना, लुक एट दी ओनर और फिर वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है ओनर को, या इज दी एनिमल एग्रेसिव, फियरफुल, और जो भी उसकी असेसमेंट है कि एजिटेट करता है, असेस द रेस्पायरेशन और कंफर्टेबल रेट है कि रेस्पायरेटरी रेट जो है ना एनिमल का, डॉग और कैट का, पर्टिकुलरली गर्मी में वो पेंटिंग करते हैं और सर्दी में नॉर्मल रहते हैं। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि एनिमल की रेस्पायरेशन और हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा, इक्विपमेंट यूज्ड इन दी फिजिकल एग्जामिनेशन, हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए, हमारे पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, हमारे पास वेइंग स्केल होना चाहिए, हमारे पास एग्जामिनेशन ग्लोव्स होने चाहिए, हमारे पास ओटोस्कोप और ऑप्थल्मोस्कोप होना चाहिए, और हैंड लेंस जो है वो होनी चाहिए, पेन लाइट होनी चाहिए जिससे हम माउथ को या फिर डिफरेंट पार्ट्स को लोकेट कर सकें, एग्जामिन कर सकें प्रॉपरली। आइस के लिए सिमेट्री ऑफ द पीपल्स चेक करनी है कि अच्छा निस्टिगमस तो नहीं है, स्ट्रेबिस्मस तो नहीं है। अच्छा, ब्लेफरोस स्पॉन या स्क्वांटिंग इन अ पेन की वजह से वो जो है मेनेस रिफ्लेक्सेस तो मौजूद नहीं है। आप पिपलरी लाइट रिफ्लेक्सेस चेक करें, डायरेक्ट और कंसेंसुअल जो है चेक करें कि वो रिफ्लेक्सेस कैसे देता है। अच्छा, कीमोसिस देखें कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है आई में, या स्क्लेरोसिस या डिस्कलरेशन तो नहीं है, जैसे इंजेक्टेड रेड है या फिर येलो है। तो एक्वाइंसिक फेलियर देखें, कंट्रैक्ट देखें और हेड नोज में आप नेजल डिस्चार्ज चेक करें, यूनिलेटरल है कि वो बायोलेटरल है, असेस करें एयर फ्लो, अगर सस्पिशियस हो तो कॉटन बाल लेके फुल अप ले लें और उससे ये नॉस्ट्रल को चेक करें। मोस्टली ये होता है कि हेड या ईयर को चेक करने के लिए आप एजिमिया चेक करते हैं, डिस्चार्ज चेक करते हैं, एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज को असेस करते हैं, स्मेल देखते हैं कि एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, पेल्पेट करते हैं फॉर कैल्सिफिकेशन ऑफ दी कैनाल्स विथ क्रॉनिक इन्फेक्शन। अच्छा, आप सुनते हैं कि लिक्विड इन द ईयर कैनाल आर सजेस्टिव इन्फेक्शन, तो आप जो है वो ऑटोस्कोप यूज कर सकते हैं। आजकल ऑटोस्कोप जो है जो मोबाइल अटैच ऑटोस्कोप आता है, जो आपको बाहर आप आराम से चेक कर सकते हैं, आप उसके कान में लगा के यू कैन वॉच एंड सी ऑन योर मोबाइल फोन दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द ईयर। हम कान के अंदर जो है ऑटोस्कोप डाल देते हैं और हमें जो है अपने मोबाइल पे, अपने मॉनिटर पे उसकी स्ट्रक्चर वाज़ेह नज़र आती हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कान में क्या एबनॉर्मलिटी है। माउथ में आप टीथ की जो है ना ऑक्लियन देख लें, मिसिंग टीथ देख लें, रिटेन्ड जो है ना डेसिडियस टीथ, जो टूटा हुआ टीथ रह गया है वो आप चेक कर लें, फ्रैक्चर टीथ, टीथ टूटा हुआ पड़ा हुआ है वो देखें, गिंगिविया देख लें, म्यूकस मेम्ब्रेन की कलर जैसे कैपिलरी रिफिल है वो आप 2 सेकंड्स में अगर होती है, लेस देन मोर देन 2 सेकंड्स में होती है तो पुअर पर्सन है। ट्रेकी और ड्राई जो है ना माउथ चेक करें, अल्सर्स माउथ में चेक करें, मासिस अगर प्रेजेंट हो माउथ में वो चेक करें, फॉरेन बॉडीज लाइक स्टिक है, बोन है, वो बिटवीन द टीथ अगर मैक्सिलरी आर्केड में फंसा हुआ है तो उसको आप निकाल सकती हो। स्टिक योर फिंगर इन दी बैक ऑफ द थ्रोट और असेस करें गैग रिफ्लेक्सेस, लुक फॉर दी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट। तो आप सर्वाइकल रीजन पे आए, उसमें आप लिम्फ नोड्स को चेक करें। लेफ्ट नोड्स ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं,
پری اسکیپولر لمف نوڈس ہیں، اس کو چیک کریں، سویلن تو نہیں ہے، اسکوئز تو نہیں ہے، تو ماسز چیک کریں، ٹریکیا کو اسکوئز کریں، تو ایلیسٹ کف ہو تو آپ اس کو ٹریکیا کو اسکوئز کریں گے تو وہ کف کرے گا اگر کف موجود ہو۔ جگلر فلو میں آپ جو ہے جگلر پلس پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے اس کو چیک کریں۔ اسکن ٹینٹ ہے، جیسے پرولانگ اسکن ٹینٹ ہوتی ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہے، یا پھر ادر پلیس ٹو چیک فور ہیڈ میں یا اوور دا رب کیج آپ جو ہے نا اولڈر اینیملس ہیو اے لیس اسکن elasticity therefore prolonged skin tint put the neck through a range of motion assess for a neck pain اگر کوئی گردن میں کوئی پین ہو تو you have to palpate that one۔ میننجائٹس تو نہیں ہے، اگر وہاں پہ کوئی انفلاممیشن ہے ورٹیبرل کالم میں تو اس کو آپ چیک کریں۔ اسپائنل کارڈ کمپریس تو نہیں ہے، پرولیپس تو نہیں ہے، انٹراورٹیبرل ڈسک جو ہے نا ڈسپلیسمنٹ تو نہیں ہے، فیمر یا پھر انفیکشن یا ایبسیس تو موجود نہیں ہے۔ فور لمب میں آپ دیکھیں کہ پیلپیٹ کریں انٹائر لمب کو، اور ماسس کے لیے ایریاز آف پین کے لیے، پھر رینج آف موشن دیکھیں کہ جوائنٹ جو ہے نا پین تو نہیں کر رہا آن موشن۔ ریپیٹر ساؤنڈ سنیں، اگر گرائنڈنگ اور کرنچنگ ساؤنڈ سننے میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فریکچر۔ پیلپیٹ کریں فار آگزیلری لمف نوڈس اینڈ آرپٹ جو ہے نا اونلی پیلپیبل انلارج، اور اگر وہ آرپٹ میں وہ موجود ہوں گے تو انلارج ہوں گے لمف نوڈس۔ تو ریپیٹ کریں آن دی ادر سائڈ، دوسری سائڈ پہ بھی یہی آپ ریپیٹ کریں ایگزامینیشن۔ پاس کو دیکھیں کوئی انجری نہیں ہو، کوئی انفیکشن نہیں ہو، کوئی ایک چیز جیسے آبجیکٹ لائک گلاس یا پھر کوئی نوکیلی چیز کوئی لگی ہوئی تو نہیں ہے۔ لک بٹوین دا پیئرس آف فار ہیئر میئرس اینڈ فارن باڈیز ڈسکلرڈ فر اور لکنگ اینڈ پلورائٹس، آپ چیک کریں کہ اس میں وہ اپنے پا کو لک تو نہیں کرتا، کوئی جو ہے نا ایبسس تو نہیں ہے، کوئی انفلاممیشن تو نہیں ہے، کوئی ابنارمل جو ہے ڈسکلریشن تو نہیں ہے۔ تو یو ہیو ٹو ایگزامن دا کلاس ٹو لانگ اسکرپنگ آف دی ڈارسل اور ڈارسل فلیٹ دا پا ڈو ناٹ جاک اٹ پینفلی آؤٹ سائڈ، یہ آپ جاک نہ کریں لیکن چیک کریں فار دا موومنٹ فار دا پریزنس آف اے پین۔ آپ تھوڑے سے ریجن پہ چلے جائیں، آپ پیلپیٹ کریں ماسس کے لیے، اسپیشلی دی میموری چینس ان فیمیلز۔ اچھا پیلپیٹ کریں ربس فار ماسس اور پین، اسیس کریں کنڈیشن آف باڈی کنڈیشن، ربس شوڈ بی پیلپیبل، پیلپیٹ دا ہارٹ بیٹ اور لوکیٹ ویئر اٹ از اسٹرانگیسٹ، اور پیلپیبل تھرل کریں۔ اچھا ایبڈامن سپرفیشل جو ایگزامینیشن ہے وہ پیلپیٹ کریں، انسپیکٹ کریں اسکن کو، ماسس کو، ڈرمیٹولوجک لیئرز کو، پھر آپ بیس آف ٹیل کو دیکھیں فلیز یا فلیڈر تو نہیں ہے، پیلپیٹ کریں میموری چین کو آف اے فیمیلز، اور پیلپیٹ کریں امبلائکل ہرنیاز کی پریزنس کو ایگزامن انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ پیلپیٹ کریں فار انگوائنل لمف نوڈس اونلی پیلپیبل وین انلارج، جب بڑے ہوں گے تو تبھی آپ کو جو ہے لمف نوڈس جو ہے نا لگیں گے ہاتھ میں، اور ایگزامن کریں پینس، پریفیوز اور پھر آس پینس۔ تو پیلپیٹ کریں بیک آف دا پین میں تو پین تو نہیں ہے کسی جگہ پہ، خاص طور پہ بیک پہ۔ ایبڈامینل پیلپیشن دیکھیں، پریکٹس میک اے پرفیکٹ، یوز دی فلیٹ سرفیس آف اے فنگر، ڈونٹ ڈگ فنگر ٹپس ان، اور پھر 1 versus 2 ہینڈس جو ہے نا آپ چیک کریں، اور پھر گو سلولی اینڈ جینٹلی ٹو بیک، اور پیلپیٹ کریں کڈنیز کو، انٹیسٹائن کو، یورینری بلیڈر کو، لیور کو، اسپلین کو، فار انلارجمنٹ اینڈ ایون فار دا پریزنس آف اے پین اور دا ماسس پریزنٹ اوور دیئر۔ تو ان چیزوں کو آپ ہاتھ سے جب بار بار آپ پیلپیٹ کرو گے، پریکٹس کرو گے، یو ول بی able to identify the spleen, the gallbladder, the liver, and even you can identify the urinary bladder.
تو اس کو جو ہے نا وہ خالی ہے فیلڈ ہے یو کین چیک اٹ. اچھا نارمل ہارٹ ریٹ جو ہے 80 to 120 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے. آپ مرمر سن سکتے ہیں بائی اسٹیتھوسکوپ, ایردیمیا سن سکتے ہیں بائی دا یوز آف اسٹیتھوسکوپ. ٹرکس ٹو اسٹاپ دا پینٹنگ, جو پینٹنگ کر رہا ہے تو اس کو اسٹاپ جو ہے نا کریں اور پھر پلمونری آسکلٹیشن کر کے دیکھیں. یوز دی ڈایافرام آف دی اسٹیتھوسکوپ اور پھر لسن اوور آل دا لنگس فیلڈ. So listen 2 breaths minimum at each location. نارمل جو ہے نا آپ جو ہے نا 1 منٹ کے لیے نہیں دیکھتے موسٹلی. اب 2 یا 3 جو ہے نا فار ساؤنڈنیس آسکلٹیشن کے لنگس میں کوئی ریسٹرکٹیو ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی آبسٹرکٹیو ڈیزیز تو نہیں ہے, تو دیٹ might have different sounds when you are listening with the stethoscope. تو ڈاگ اور کیٹ میں جو ہے نا 10 to 30 بیٹس پر منٹ ہوتی ہے جو کارڈیک اسکلٹیشن. اور کریکس دیکھیں, ویزز دیکھیں, ٹریکیل اسکلٹیشن کریں, لسن کریں کریکل ساؤنڈس کو. ایگزیکیوٹ اگر پریزنٹ ہے تو دیٹ may have to give you a different sound. Useful کریں in a differential referred upper airway sounds and crackles in the lower airways. You can see that if there is any obstruction in the upper respiratory system that will sound and gives you a obstruction, that will gives you a obstructive diseases sound. And if there is a restrictive diseases that may be present only in the lungs or the lower respiratory tract. ہینڈ لمب میں آپ پیلپیٹ کریں اور انٹرا لمب اور ماسز اور ایریاز آپ پین چیک کریں, رینج آف موشن آف ایچ جوائنٹ چیک کریں. اچھا ٹپیکل ساؤنڈس نہیں اور ریپیٹیڈ جو ہے نا یہ کریں. آپ اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ دیر مائٹ بی دی فریکچر دیٹ مائٹ ہیو اے ٹپیکل ساؤنڈ, تو آپ پیرینیم کو ایگزامن کریں, اسکروٹم کو, ولوا کو, میوکس میمبرین کو, کلر کو, ایگزیکیوٹ کو چیک کریں. اچھا اسکروٹم is present in the male and the vulva is present in the female, so this might be checked. اور palpate کریں tail کو اور lift the tail and examine the anus for masses, for diarrhea, and don't forget your the anus that check the rectal temperature. The normal range is a 38 to 39 centigrade, whereas make sure the thermometer is against the rectum wall, not intra-duct. مطلب یہ فیسز میں نہیں جو ہے نا انسرٹ کریں, یہ آپ وال کے ساتھ اٹیچ کریں so that you may have to get the rectal temperature, and this is known as the core temperature. Panting animals with a high temperature may not be febrile. جب جو پینٹنگ کر رہا ہے اور اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا رائز ہے تو دس مائٹ ناٹ بی دی فیور, کیونکہ ہو سکتا ہے ایکسرسائز کر کے آیا, ہو سکتا ہے گرمی لگی ہو, تو دیٹ مائٹ ہیو اے ہائر ٹیمپریچر دین دی نارمل ون. اینل ٹون دیکھیں اور ڈیجیٹل جو ہے کیلکولیشن کریں. So you can see the overall examination of the skin, muscle and bones by a naked eye observation, by palpating the skin, the skeletal muscles, and as well as you have to allow the animal to move and to show you the posture and the behavior. That also gives you a sign that whether there is a lameness or any abnormality in the animal. So you have to see all these things practically, and definitely this will give you a good diagnosis for the cat and dog. So this is the mostly we are practicing, and whenever you examine the animal, you must have to wash your hands again, because most probably there might be the infection which you may carry. And thank you very much. It's the end of my lecture, and I